नमस्कार दोस्तों। हाँ, हिंदी पॉडकास्ट की इस सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ये पॉडकास्ट जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज हम आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और सितंबर माह 1922 में उनका देहावसान हो गया था। ये हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार थे तथा साथ में इन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति तथा रीति नीति में भी थी। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी उसने कहा था के रचनाकार के रूप में पहचानता है। आज हम चंद्रधर शर्मा की हीरे का हार इस कहानी का यहाँ पे मंचन कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है। आज सवेरे ही से गुलाबदेई काम में लगी हुई है। उसने अपने मिट्टी के घर के आंगन को गोबर से लीपा है। उस पर पीसे हुए चावल से मंडन मांडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लीकें खींची हैं और उन पर अक्षत और बिल्व पत्तर रखे हैं। दूब की 9 डालियां चुनकर उसने लाल डोरा बांधकर उसकी कुलदेवी बनाई है और हर एक पत्ते के दूने में चावल भरकर उसे अंदर के घर में भींत के सहारे एक लकड़ी के देहरे में रखा है। कल पड़ोसी से मांग कर गुलाबी रंग लाई थी। उससे रंगी हुई चादर बिचारी को आज नसीब हुई है। लठिया टेकती हुई बुढ़िया माता की आंखें यदि 3 वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और 1.5 वर्ष की बीमारी की दुखिया के कुछ आंखें और उनमें ज्योति बाकी रही हो तो दरवाजे पर लगी हुई है। 3 वर्ष के पति वियोग और दारिद्र्य की प्रबल छाया से रात दिन के रोने से पथराई और सफ़ेद हुई गुलाबदेही की आंखों पर आज फिर यौवन की ज्योति है और हर्ष के लाल डोरे आ गए हैं। और 7 वर्ष का बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुर्ता खार से धोकर कल ही उजाला कर दिया गया है, कल ही से पड़ोसियों से कहता फिर रहा है कि मेरा चाचा आवेगा। बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कि कोई लंगड़ा आदमी चला आ रहा है जिसके एक लकड़ी की टांग है। 10 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी जिसे पास के गांव के पटवारी ने पढ़कर गुलाबदेई और उसकी सास को सुनाया था। उसमें लिखा था कि लहना सिंह की टांग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और हांगकांग के अस्पताल में उसकी टांग काट दी गई है। माता के वात्सल्यमय और पत्नी के प्रेममय हृदय पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि बेचारियों ने 4 दिन रोटी नहीं खाई थी। तो भी अपने ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आई हुई जानकर भी हम लोग कैसे आंखें मींच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपाकर कवच से ढका हुआ समझते हैं। वे कभी कभी आशा किया करती थी कि दोनों पैर सही सलामत लेकर लहना से घर आ जाए तो कैसा। और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंच पकवान चढ़ाने गई थी कि नाग बाबा, मेरा बेटा दोनों पैरों चलता हुआ राजी खुशी मेरे पास आए। उसी दिन लौटते हुए उसने एक सफ़ेद नाग भी देखा था जिससे उसे आशा हुई थी कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। पहले पहले तो सुखदेई को ज्वर की बेचैनी में पति की टांग कभी दाहिनी और कभी बाईं, किसी दिन कमर के पास से और किसी दिन पिंडली के पास से और फिर कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती। परंतु फिर जब उसे साधारण स्वप्न आने लगे तो वह अपने पति को दोनों जांघों पर खड़ा देखने लगी। उसे यह न जान पड़ा कि मेरे स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो सदा देखा है, परंतु वह समझी कि किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गए हैं। किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला वह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टांग की प्रत्येक खटखट मानो उनकी छाती पर हो रही थी और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी
त्यों-त्यों उसी प्रेम पात्र के मिलने के लिए उन्हें अनिच्छा और डर मालूम होते जाते थे कि जिसकी प्रतीक्षा में उसने 3 वर्ष कोए उड़ाए हैं और पल पल गिन के काटे थे, परंतु वे अपने हृदय के किसी अंदरी कोने में यह भी इच्छा करने लगी कि जितने पल विलंब से उससे मिले उतना ही अच्छा। और मन की भित्ति पर वे 2 जांघों वाले लहना सिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगी और अब फिर कभी न दिख सकने वाले दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गई कि एक टांग वाला सच्चा जीता जागता लहना सिंह आंगन में आकर खड़ा हो गया और उसके इस हंसते हुए वाक्य से उनकी यह व्यामोह निद्रा खुली कि अम्मा, क्या अम्बाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह नहीं पहुंची? माता ने झटपट दिया जगाया और सुखदेवी मुंह पर घूंघट लेकर कलश लेकर अंदर के घर की दहनी द्वार साख पर खड़ी हो गई। लहना सिंह ने भीतर जाकर देहरे के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर की गठरी एक कोने में रख दी। उसने माता के पैर हाथों से छूकर हाथ सिर को लगाया और माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास लेकर उस मुख को आंसुओं की वर्षा से धो दिया, जिस पर बागतरों की गोलियों की वर्षा के चिन्ह कम से कम 3 जगह स्पष्ट दिख रहे थे। अब माता उसको देख सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके बीच बीच में 3 घावों के खड्डे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचाने वाला तांबे चांदी की पतड़ियों और मूंगे आदि का कठला था, वहाँ अब लाल फीते से 4 चांदी के गोल गोल तमगे लटक रहे थे। और जिन टांगों ने बालकपन में माता की रजाई को 50-50 दफ़ा उघाड़ दिया, उनमें से एक की जगह चमड़े के तस्मों से बंधा हुआ डंडा था। धूप से स्याह पड़े हुए और मेहनत से कुमलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सेने की थकावट से पिलाई हुई आँखों पर भी एक प्रकार की, एक तरह के स्वावलंबन की ज्योति थी, जो अपने पितामह के घर और उनके पितामहों के गांव को फिर देखकर खिलने लगी थी। माता रूंधे हुए गले से न कुछ कह सकी और न कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठकर कुछ सोच समझकर बाहर चली गई। गुलाबदेई, जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ रही थी और जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे, इस बात की प्रतीक्षा न कर सकी कि पति की खुली हुई बाहें उसे समेटकर प्राणनाथ के हृदय से लगा लें, किंतु उसके पहले ही उसका सिर, जो विषाद के अंत और नव सुख के आरंभ से चकरा गया था, पति की छाती पर गिर गया और हिंदुस्तान की स्त्रियों के एकमात्र हाव भाव अश्रु के द्वारा उनकी 3 वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी। वह रोती गई और रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात है, जहाँ की स्त्रियां पत्र लिखना पढ़ना नहीं जानती और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकट कर सकती, और जहाँ उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है, वहाँ नित्य अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में। गुलेरी जी की इस कहानी को यहीं तक लिख पाए थे। आगे की कहानी कथाकार डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल ने पूरी की। तो आगे की कथा इसी क्रम में इस प्रकार है कि अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में उमड़ेगा। प्रेम का अमर नाम आनंद है, इसकी बेल जन जन्मांतर तक चलती है। गुलाबदेई को 3 वर्ष के बाद पति स्पर्श का मिला था। पहले तो वह लाजवंती सी छुई मुई हुई, फिर वह फूली हुई बनिए की लड़की सी पति में ही धंसती चली गई। पहाड़ी नदी के बांध टूटना ही चाहते थे कि लहना सिंह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। सकुचाई सी शरमाई सी गुलाबदेई ने लहना सिंह को चिकुटी काटते हुए कहा, बस, और आंखों ही आंखों में बिहारी की नायिका के समान भरे मान में मानो कहा, कबाड़ी के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी। हारे को हरि नाम गुलाबदेई, मेरी प्राण प्यारी, मैं हारा नहीं हूँ। सुनो, मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते गुलाबो, और चीन की लड़ाई ने तो मेरी धार और तेज कर दी है। लहना सिंह तन कर खड़ा हो गया था। गुलाबदेई सरसों सी खिल गई, मानो लहना सिंह उसे कल ही ब्याह कर लाया हो। माँ रसोई करने चली गई थी। 3 साल बाद बेटा आया था। उसके कानों में बैसाखियों की खड़खड़ाहट अब भी सुनाई दे रही थी। भगवती से कितने मन्नतें मांगी थी, वह शिवजी के मंदिर में भी हो आई थी। आखिर देवी देवता
चाहें तो वह सही सलामत भी आ सकता था, परंतु अब तो वह साक्षात सामने था। फिर भी माँ को किसी चमत्कार की आशा थी। वह सींडू बाबा से पुच्छ लेने जाएगी। फिर देगचे में कड़छी हिलाते हुए सोचने लगी, देश के लिए एक टांग गंवा दी तो क्या हुआ। उसकी छाती फूल गई। बेटे ने माँ के दूध की लाज रखी थी। चाचा तुम आ गए? हाँ बेटा, लहना सिंह ने उसे अंक में भरते हुए कहा। चाचा इतने दिन कहाँ थे? बेटा मैं लाम पर था, चीन से युद्ध हो रहा था न। चीन कहाँ है? मासूमियत से बालक ने पूछा। हिमालय के उस पार। मुझे भी ले चलोगे न? अब मैं नहीं जाऊँगा, फौज से मेरी छुट्टी हो गई। कुछ सोचकर उसने फिर कहा, बेटा तुम बड़े हो जाओगे तो फौज में भर्ती हो जाना। मैं भी चीनियों को मार गिराऊंगा। लेकिन चाचा, क्या मेरी भी टांग कट जाएगी? धत तेरी, ऐसा नहीं बोलते, टांग कटे दुश्मनों की। फिर हीरे ने जेब में आम की गुठली से बनाई पीपली निकाली और बजाने लगा। बरसात में आम की गुठलियाँ उग आती हैं तो बच्चे उस पौधों को उखाड़कर गुइली में से गिट्टक निकालकर बजाने लगते हैं। बड़े बूढ़े खौफ दिखाते हैं कि गुठलियों में सांप के बच्चे होते हैं, परंतु इन बंदरों को कौन समझाए, आदमी के पूर्वज जो ठहरे। तुम मदरसे जाते हो? हाँ, लेकिन मौलवी की लंबी दाढ़ी से डर लगता है। क्यों? दाढ़ी में उसका मुंह ही दिखाई नहीं देता। तुम्हें मुंह से क्या लेना है? अच्छे बच्चे गुरुओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते। मेरा नाम तो अभी कच्चा है। नाम कच्चा है या कच्ची में ही है? मैं पक्की में हो जाऊंगा, लेकिन बड़ी माँ ने अधन्नी नहीं दी। फीस लगती है चाचा। और वह पीपनी बजाता हुआ गायब हो गया। लहना सिंह सोचने लगा, उम्र कैसे ढल जाती है। पहाड़ी, नदी, नाले, मैदान तक पहुँचते पहुँचते संयत हो जाते हैं। ढलती हुई उम्र में वर्तमान के खिसकने और भविष्य के अनिश्चय घेर लेते हैं। चीन की लड़ाई में जख्मी होने पर जब अस्पताल में था तो हर नर्स उसे 8-9 साल की सूबेदारनी दिखाई देती। सिस्टर नैन्सी से एक दिन उसने पूछा भी था, सिस्टर क्या कभी तुम 8 साल की थी? अरे बिना 8 की उम्र पार किए मैं 22 की कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें कोई याद आ रहा है? हाँ, वह 8 साल की छोकरी दही में नहाई हुई, बाहर के फूलों से मुस्कुराती हुई मेरी ज़िंदगी में आई थी और फिर एकाएक विलुप्त हो गई। सूबेदारनी बन गई। कहते कहते वह खो गया था। हवलदार, तुम परी कथाओं में विश्वास रखते हो। परियों के पंख होते हैं न, वे उड़कर जहाँ चाहें चली जाएं। कल्पना ही तो जीवन है। परंतु तुम्हें तो शौर्य मेडल मिला है। अगर मेरी कल्पना में वह 8 वर्षीय कन्या न होती तो मुझे कभी शौर्य मेडल न मिलता। मेरी प्रेरणा वही थी। तुमने विवाह नहीं बनाया? नैन्सी ने पूछा। विवाह तो बनाया। कनेर के फूल सी लहलाती मेरी पत्नी है, एक बेटा है और मेरी बूढ़ी माँ है। तो फिर परियों की कल्पना, 8 वर्ष की कन्या का ध्यान? हाँ सिस्टर, मैंने 35 साल पहले उस कन्या को देखा था। फिर वह ऐसे गायब हुई जैसे कुरली बरसात के बाद कहीं अदृश्य हो जाती है और मैं निपट अकेला। नैन्सी चली गई थी। वह सोचता रहा था, स्वप्न में सफ़ेद कौवों का दिखाई देना शुभ लक्षण है या अशुभ का प्रतीक। अस्पताल में अर्धनिमीलित आँखों में अनेक देवता आते। कभी उसे लगता कि फनियर नाग ने उसे कमर से कस लिया है। शायद ये नपुंसकता का संकेत न हो। वह दहल जाता। माँ, पत्नी और हीरा कैसे होंगे? गांव में वैसे तो ऐसा कुछ नहीं जो वह पैदा करे, लेकिन 3 साल तो बहुत होते हैं। वे कैसे रहती होंगी? युद्ध में तो तनख्वाह भी नहीं पहुंचती होगी। फिर उसे ध्यान आया कि जब वह चलने लगा था तो माँ ने कहा था, बेटा हमारी चिंता नहीं करना, आंगन में पहाड़िए का बास हमारी रक्षा करेगा। फिर उसे ध्यान आया, कई बार पहाड़िया नाराज़ हो जाए तो घर को उल्टा पुल्टा कर देता है। आप चावल की बोरी को रखें, वह अचानक खुल जाएगी और चावलों का ढेर लग जाएगा। कभी पहाड़ियों पशुओं को खोल देगा। अरे नहीं, पहाड़िया तो देवता होता है जो घर परिवार की रक्षा करता है। वह आश्वस्त हो गया था। मनुआ तू कुत्थी चला गया थी? माँ, फौजी तो हुक्म का गुलाम होता है। फिरकुता जर्मन की लड़ाई से वापस आ गया था। उसका तो कोई अंग भंग भी नहीं हुआ और तू पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। तीजो घरे दीवी याद नहीं आई? अम्मा, फिरकू तो फिरकी की भांति घूम गया होगा, लेकिन मैं तो वीर माँ का सपूत हूँ। उस पहाड़ी माँ का जो स्वयं बेटे को युद्ध भूमि में तिलक लगाकर भेजती है। बहाना बनाकर लौटना राजपूत को शोभा नहीं देता। हाँ, सो तो तमगे से देख रही हूँ, लेकिन क्या अम्मा, तुम चुप क्यों हो गई? गुलाब देई तो वीरांगना है, उसे तो गर्व होना चाहिए।
हाँ बेटा, फौजी की औरत तो तमगों के सहारे ही जीती है। लेकिन क्या अम्मा, कुछ तो बोलो। उसका हाल तो बेहाल रहा। आदमी के बिना औरत अधूरी है, और फौजी की औरत पर तो कितनी उंगलियां उठती हैं। तुम क्या जानो, तुम तो नौल के नौलाई रे। क्या तमगे तुम्हारी दूसरी टांग वापस ला सकते हैं? और 3 साल से सरकार ने सुध बुध ही कहाँ ली। लहना सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। सूबेदारनी ने किस अनन्य विनय से उसे बींध लिया था। हजारा सिंह, बोदा सिंह की रक्षा करके उसने कौन सा मोर्चा मार लिया था। वह युद्ध भूमि में तड़प रहा था और रेड क्रॉस वैन बाप बेटे को लेकर चली गई थी। उसने जो कहा था मैंने कर दिया सोचकर फूल उठा, लेकिन गुलाबदेई के यौवन का अंधड़ कैसे निकला होगा। लोग कहते होंगे बरसाती नाले सा अंधड़ आया और वह झरबेरी सी बिछ गई थी। तूफान में दबी सहमी सी लंगड़े खरगोश से। नहीं, लंगड़ी वह कहाँ है। लंगड़ा तो लहना सिंह आया है, चीन में नैन्सी से बतियाता खिलखिलाता। अम्मा फिर रसोई में चली गई थी। गुलाबदेई उसकी लकड़ी की टांग को सहला रही थी। शायद उसमें स्पंदन पैदा हो जाए, शायद वह फिर दहाड़ने लगे। तभी लहना सिंह ने कहा था, गुलाबो, ये नहीं, दूसरी टांग। वह दोनों टांगों को दबाने लगी थी और अश्रुधारा उसके मुख को धो रही थी। वह फिर बोला, गुलाबो, तुम्हें मेरे अपंग होने का दुख है? नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? फौजी की बीवी रोए तो भी लोग हंसते हैं, और अगर हंसे तो भी व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। वह तो जैसे लावारिस औरत हो। वह फूट पड़ी थी। मैं तो सदा तुम्हारे पास था। अच्छा, अब जरा वह खिलखिलाई। हीरे का हीरा पाकर भी तुम बेबस रही। और तुम्हारे पास क्या था? तुम नहीं, कोई मीम तुम्हें सुलाती होगी और तुम मोम से पिघल जाते होगे। मर्द होते ही ऐसे हैं। जरा खुलकर कहो न, गोरी चिट्टी मैम, देखी नहीं कि लट्टू हो गए। तुम्हें शंका है? तभी तो इतने साल सुध नहीं ली। मैं तो तुम्हारे पास था हमेशा हमेशा। और वह सूबेदारनी कौन थी? क्या मतलब? तुम अब भी माँ से कह रहे थे, उसने कहा था, जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। हाँ, मैं जो कर सकता था वह कर दिया। लेकिन युद्ध में सूबेदारनी कहाँ से आ गई? वह कल्पना थी। तो क्या गुलाबो मर गई थी? मैं कल्पना में भी याद नहीं आई। मैं तुम्हें उसे मिलाने ले चलूँगा। मिलोगे खुद और बहाना मेरा। फौजिया, तुद घरे नहीं ओना था। मैं अब चला जाता हूँ। मेरे लिए तो तुम कब के जा चुके थे, और आकर भी कहाँ आ पाए। गुलाबो, तुम भूल कर रही हो। मैंने कहा था न, मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते, उन्हें चलना आना चाहिए। अच्छा छोड़ो भी न, अब हीरा आ जाएगा। और दोनों ओबरी में चले गए। सदियों बाद जो मिले थे, छोटे छोटे सुख मनोमालिन्य को धो डालते हैं और एक दूसरे के प्रति आश्वस्ति जीवन का आधार बनाती हैं। एक मृग तृष्णा का पालन दाम्पत्य जीवन को हरा भरा बना देता है। गुलाबदेई लहलहाने लगी थी और आंगन में अचानक धूप खिल आई थी। तो प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपने वॉइस मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई नई कहानी की फरमाइश भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ किसी दिन और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।